हेलो एवरीवन, वेलकम टू एसएससी स्कॉलर्स। सो गाइस, एयरफोर्स एक्सवाई ग्रुप के लिए हम प्रैक्टिस सेट्स कर रहे थे और आज हम करने वाले हैं इंग्लिश का प्रैक्टिस सेट नंबर 59। सो कोशिश कीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस अटैम्प्ट करने की एंड कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपका स्कोर कितना रहा। अगर आपको ये सेशन थोड़ा भी हेल्पफुल लगता है तो लाइक के साथ साथ एक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। स्टार्ट करते हैं। डायरेक्शन 1 to 6 है अनसेंट पैसेज। सो पहले हम क्वेश्चंस रीड करेंगे, उसके बाद पैसेज। नंबर 1 इज द मेजोरिटी ऑफ नेशनल हाईवेज इन इंडिया हैव। भारत के अंदर जो नेशनल हाईवेज हैं उनके अंदर मेजोरिटी बतानी है किसकी है, यानी सबसे ज़्यादा जो नेशनल हाईवेज हैं वो कौन से हैं, 6 लेन, 8 लेन, 4 लेन या फिर 2 लेन। सो यहाँ पर आपका कीवर्ड हो गया मेजोरिटी ऑफ नेशनल हाईवेज। देन नंबर 2 इज व्हाट इज द मेजरमेंट ऑफ 2 लेन नेशनल हाईवेज ऑफ इंडिया। भारत के अंदर जो 2 लेन नेशनल हाईवेज हैं उनका मेजरमेंट बताना, यानी कितने किलोमीटर का एरिया वो कवर करते हैं। देन नंबर 3 इज व्हाट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ NHAI। NHAI की रिस्पॉन्सिबिलिटीज बतानी है, उसकी क्या क्या जिम्मेदारी हैं, क्या क्या काम है। सो यहाँ पर कीवर्ड हुआ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ NHAI। देन नंबर 4 इज व्हाट इज द करंट मेजरमेंट ऑफ एक्सप्रेसवेज अंडर कंस्ट्रक्शन इन इंडिया। हाल फिलहाल में भारत के अंदर जो एक्सप्रेसवेज अंडर कंस्ट्रक्शन है, जिन पर अभी काम चल रहा है, उनका मेजरमेंट बताना है, यानी कितने किलोमीटर के अंदर एक्सप्रेसवेज ऐसे हैं जो अभी कंप्लीट नहीं हुए, काम वहां पर चल रहा है, अंडर कंस्ट्रक्शन है। सो यहाँ पर आपका कीवर्ड हुआ मेजरमेंट ऑफ एक्सप्रेसवेज अंडर कंस्ट्रक्शन। देन नंबर 5 इज व्हाट परसेंटेज ऑफ रोड्स इन इंडिया आर नेशनल हाईवेज। भारत के अंदर काफ़ी सारी सड़कें हैं, सड़कों की कमी नहीं है, लेकिन सभी सड़कें नेशनल हाईवे नहीं है। सो आपको बताना है कि सड़कों का कितना परसेंट जो भाग है वो नेशनल हाईवे हैं, ठीक है, यानी कितनी परसेंट सड़कें नेशनल हाईवेज हैं। सो यहाँ पर आपका कीवर्ड हुआ परसेंटेज ऑफ रोड्स नेशनल हाईवेज। इस तरीके से आप याद रख सकते हैं। देन नंबर 6 इज NHAI often uses a model for highway development, maintenance and toll collection named as। सो NHAI एक मॉडल का यूज़ कर रहा है हाईवे डेवलपमेंट, मेंटेनेंस और टोल कलेक्शन के लिए। सो हमें उस मॉडल का नाम बताना है कि वो कौन सा मॉडल यूज़ कर रहे हैं। सो यहाँ पर कीवर्ड हुआ मॉडल फॉर हाईवे डेवलपमेंट, मेंटेनेंस एंड टोल कलेक्शन। सो सभी कीवर्ड्स आपके पास हैं, सभी क्वेश्चंस आपने रीड कर लिए। अब हम चलेंगे पैसेज की तरफ और एक एक क्वेश्चन को फाइंड आउट करेंगे। सो सबसे पहले आपसे पूछा गया था कि मेजॉरिटी कौन सी है भारत के अंदर नेशनल हाईवेज की। सो यहाँ पर आप आएंगे ऊपर से थर्ड लाइन में लिखा हुआ है आउट ऑफ 71,000 किलोमीटर ऑफ नेशनल हाईवेज 15,000 प्लस किलोमीटर्स आर 4 और 6 लेन्स, यानी कि 71,000 किलोमीटर नेशनल हाईवेज में से 15,000 से ज़्यादा किलोमीटर कौन से हैं, 4 और 6 लेन हाईवेज फैले हुए हैं। एंड रिमेनिंग 50,000 किलोमीटर आर 2 लेन्स, और जो बचे हुए 50,000 किलोमीटर हैं वो कौन से हैं, 2 लेन। सो आप क्लियरली देख पा रहे हैं सबसे ज़्यादा एरिया जो कवर कर रहा है, जो मेजॉरिटी है, वो है 2 लेन नेशनल हाईवेज की। सो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा 2 लेन। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा है कि जो 2 लेन नेशनल हाईवेज हैं भारत के अंदर, उनका मेजरमेंट कितना, यानी कितने एरिया में फैले हुए हैं। सो जहाँ पर ये क्वेश्चन आपको मिला, क्वेश्चन नंबर 1, वहीं पर लिखा हुआ है, बिल्कुल उसी लाइन को पढ़ेंगे। यहाँ पर था एंड रिमेनिंग 50,000 किलोमीटर आर 2 लेन्स, तो यानी 2 लेन नेशनल हाईवेज जो है उनका मेजरमेंट कितना दिया गया है, 50,000 किलोमीटर। सो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद में आपसे पूछा गया था कि जो NHAI है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या क्या हैं। सो आएंगे पैसेज में ऊपर से 5th लाइन पर, यहाँ पर लिखा है द नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया NHAI is the nodal agency responsible for building, upgrading and maintaining most of the national highways network। So NHAI जो आपका नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, बिल्डिंग, अपग्रेडिंग एंड मेंटेनिंग मोस्ट ऑफ द नेशनल हाईवेज। सो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, बिल्डिंग, अपग्रेडिंग एंड मेंटेनिंग ऑफ नेशनल हाईवेज। बिल्कुल क्लियरली सेम वर्ड्स में, सेम लैंग्वेज में लिखा हुआ है। देन नंबर 4 में आपसे पूछा गया था कि हाल फिलहाल में भारत के अंदर कितने एक्सप्रेसवेज अंडर कंस्ट्रक्शन है, वो आपको मेजरमेंट बताना है किलोमीटर में। सो पैसेज की लास्ट लाइन में अगर आप देखें, सो यहाँ पर लिखा हुआ है दिस इंक्लूड्स ओवर 2,600 किलोमीटर ऑफ एक्सप्रेसवेज करंटली अंडर कंस्ट्रक्शन, यानी करंटली भारत के अंदर अंडर कंस्ट्रक्शन एक्सप्रेसवेज कितने हैं, 2,600 किलोमीटर। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 2,600 किलोमीटर्स। देन नंबर 5 के
आपको पूछा गया था 5 के अंदर कि कितने % रोड जो हैं वो नेशनल हाईवेज हैं। सो यहाँ पर आप आएंगे पैसेज के अंदर, यहाँ पर बिल्कुल क्लियरली लिखा हुआ है, आप देखेंगे नीचे से 10th लाइन, यहाँ पर है नेशनल हाईवेज कंस्टिट्यूटेड अबाउट 2% ऑफ ऑल रोड्स इन इंडिया। यानी भारत के अंदर जो सभी सड़कें हैं उनमें से सिर्फ और सिर्फ 2% सड़कें ऐसी हैं जो नेशनल हाईवेज हैं। सो आंसर आपको मिल गया कितना, 2%। सो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद में पूछा गया था NHAI कौन से मॉडल का यूज़ कर रहा है। सो पैसेज के अंदर देखेंगे किस मॉडल का नाम यूज़ हुआ है। सो आएंगे ऊपर से 9th लाइन में, 9th लाइन में है NHAI often uses a public private partnership model for highway development। तो यानी कि हाईवे डेवलपमेंट, मेंटेनेंस और टोल कलेक्शन के लिए NHAI कौन से मॉडल का यूज़ कर रहा है, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल। सो यहाँ पर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल। सो पैसेज आपका कंप्लीट हो गया, सभी क्वेश्चन हमने कर लिए। अब हम आगे चलते हैं। डायरेक्शन 7 to 9 है, चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट रेस्पॉन्स फॉर ईच क्वेश्चन। नंबर 7 इज प्रियम्बल इज अ सिनोनिम ऑफ। प्रियम्बल का सिनोनिम बताना है। सो प्रियम्बल क्या है, किसी बुक के स्टार्टिंग में लिखी जाने वाली प्रस्तावना, उसको बोलते हैं प्रियम्बल। सो यानी ये एक बेसिकली इंट्रोडक्शन भी हम इसे बोल सकते हैं। सो प्रियम्बल का सिनोनिम हो गया इंट्रोडक्शन। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। आपने देखा होगा आपका जो कॉन्स्टिट्यूशन है, जो संविधान है, उसके इंट्रोडक्शन को नाम ही प्रियम्बल दे दिया गया। क्यों? सिर्फ इसीलिए क्योंकि प्रियम्बल का मतलब है इंट्रोडक्शन। सो वो आपका जो प्रियम्बल है उसमें हमने कॉन्स्टिट्यूशन का एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दिया है, इसीलिए उसको नाम दिया गया प्रियम्बल। देन नंबर 8 इज द वर्ड मिमिक मीन्स। मिमिक का मतलब है नकल करना, और नकल करना यानी कि कॉपी करना। सो मिमिक का मतलब हो गया कॉपी। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। देन नंबर 9 इज द वर्ड अपोजिट इन मीनिंग टू ल्यूनेसी इज। ल्यूनेसी का अपोजिट बताना है। सो सबसे पहले आपको इसका मतलब पता होना चाहिए। ल्यूनेसी का मतलब है पागलपन यानी इंसेनिटी। आपको बताना है अपोजिट। सो इंसेनिटी का अपोजिट हो जाएगा सैनिटी। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। देन डायरेक्शन 10 to 11 है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। नंबर 10 इज डिटेल्ड प्लान ऑफ अ जर्नी। यानी आप किसी जर्नी पर जा रहे हैं, किसी यात्रा पर जा रहे हैं, तो उसका जो डिटेल्ड प्लान है, आपका क्या क्या कार्यक्रम है, वो आपका क्या कहलाएगा, इटिनररी कहलाएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। यानी यात्रा कार्यक्रम, उसको क्या बोलेंगे, इटिनररी बोलेंगे। देन नंबर 11 इज वन हु कैन नॉट बी करेक्टेड। यानी एक ऐसा इंसान या कोई भी ऐसी चीज़ जिसको करेक्ट नहीं किया जा सकता, सही नहीं किया जा सकता, उसको क्या बोलेंगे, इनकरेजिबल। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। देन नंबर 12 इज चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। स्पेलिंग टेस्ट से क्वेश्चन है, इक्विप्ड की सही स्पेलिंग बतानी है। सो ये क्वेश्चन आपके लिए रहता है, आप मुझे इसका आंसर बताने वाले हैं कमेंट बॉक्स में। सेम आपका क्वेश्चन नंबर 13, यहाँ पर भी आपको करेक्टली स्पेल्ड वर्ड फाइंड आउट करना है, रिवॉल्यूशनाइज की स्पेलिंग बतानी है। सो वीडियो को पॉज कीजिए, क्वेश्चन नंबर 12 एंड 13 का आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। वीडियो के एंड में मैं आपको इनके आंसर्स बता दूंगा, जहां से आप चेक भी कर सकते हैं। देन नंबर 14 इज द इनडायरेक्ट स्पीच ऑफ। इनडायरेक्ट स्पीच बनानी है। सेंटेंस आपका है, हाउ डेयर यू कम इन विदाउट परमिशन, शी आस्क्ड। सो यहाँ पर जब आप इनडायरेक्ट बनाएंगे तो एक चीज़ बिल्कुल क्लियर है, आपका जो रिपोर्टेड स्पीच है ये एक इंटरोगेटिव सेंटेंस है। तो यहाँ पर जब इनडायरेक्ट बनेगा तो आस्क्ड का यूज़ होगा या फिर एनक्वायर्ड का यूज़ होगा। सेड नहीं आएगा, टोल्ड नहीं आएगा। यानी आपका बी गलत हो गया, डी गलत हो गया, बचे आपके पास ऑप्शन नंबर ए एंड ऑप्शन नंबर सी। इसके बाद अब एक चीज़ देखनी होगी कि यहाँ पर दोनों में डिफरेंस क्या है। सो दोनों में डिफरेंस देखिए, ऑप्शन नंबर ए में यूज़ हुआ है कुड। सो आप कुड का यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि जो आपकी रिपोर्टेड स्पीच है वहाँ पर कुछ भी ऐसा वर्ड यूज़ नहीं हुआ है। ठीक है, कोई भी एक्स्ट्रा वर्ड आप अपनी तरफ से यूज़ नहीं कर सकते। जो आपकी रिपोर्टेड स्पीच है ये आपकी सिंपल प्रेजेंट में है, तो जब आप इनडायरेक्ट बनाएंगे तो वो आपका बन जाएगा सिंपल पास्ट, और सिंपल पास्ट में आप जानते हैं वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज़ होता है। सो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा, शी आस्क्ड हिम। इसके बाद जो WH फैमिली का वर्ड है वो एज इट इज आएगा, हाउ, ही, और वर्ब की सेकंड फॉर्म डेयर्ड टू कम इन विदाउट परमिशन। सो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। देन नंबर 15 इज व्हाट डज द फ्रेज एचिलीज हील मीन। एक फ्रेज दिया गया है एचिलीज हील, इसका मतलब बताना है। सो इसका मतलब है वल्नरेबल पॉइंट। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। वल्नरेबल पॉइंट का मतलब है कमज़ोर बिंदु। कोई बहुत ही
एक्टिव पर्सन है, कोई बहुत ही जो है मैं कहूँगा ताकतवर इंसान है, तो उसकी एक कमज़ोरी होती है, तो उसको बोलेंगे वल्नरेबल पॉइंट। जैसे मान लीजिए आप पढ़ने में बहुत अच्छे हैं, ठीक है, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको काफ़ी ज़्यादा नॉलेज है, बट आपकी एक कमज़ोरी है, एक आपका कमज़ोर बिंदु है कि आप चीज़ों को दूसरे को नहीं समझा सकते। तो ये आपके लिए क्या है, ये आपका एचिलीज हील है, आपके लिए एक वल्नरेबल पॉइंट है। आप अदरवाइज अगर इस पॉइंट को ना देखा जाए तो आप बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, बहुत ज़्यादा नॉलेज आपके पास है, बट आपका एक वीक पॉइंट है, एक वल्नरेबल पॉइंट है। वो क्या है कि आप दूसरे को चीज़ें नहीं समझा सकते। सो ये आपके लिए एक एचिलीज हील है। देन डायरेक्शन 16 to 17 है एक्टिव पैसिव ट्रांसफॉर्मेशन। नंबर 16 इज गॉड हेल्प्स दोज हु हेल्प देमसेल्व्स। सो यहाँ पर अगर आप देखें तो आपका ऑब्जेक्ट है दोज, ये आपका बन जाएगा सब्जेक्ट। इसके बाद में आपका जो ऑब्जेक्ट है, इसको बिल्कुल ध्यान से अगर देखा जाए, सो क्वेश्चन नंबर 16 में आपका ऑब्जेक्ट है दोज हु हेल्प देमसेल्व्स। सो ये कंप्लीट जो आपका इतना लिखा हुआ है, ये आपका बन जाएगा सब्जेक्ट, यानी आपका सब्जेक्ट क्या बनेगा, दोज हु हेल्प देमसेल्व्स। इसके बाद आपका जो हेल्प्स आया है यहाँ पर, इसको हमें देखना होगा, जो आपकी टेंस वगैरह है उसके अकॉर्डिंग देखना होगा। सो स्टार्टिंग कैसे होगी, दोज हु हेल्प देमसेल्व्स, इसके बाद आर हेल्प्ड बाय गॉड, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। बी गलत क्यों है, तो यहाँ पर देखिए जो आपका ऑब्जेक्ट है दोज हु हेल्प देमसेल्व्स, इसको यहाँ पर सही तरीके से नहीं लिखा गया, ना ही ऑप्शन नंबर सी में। और ऑप्शन नंबर डी की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर इन्होंने टेंस का जो है वो सही तरीके से यूज़ नहीं किया, ठीक है, हेल्पिंग वर्ब वगैरह यहाँ पर इन्होंने यूज़ नहीं की। सो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट होगा। सबसे पहले जो आपका ऑब्जेक्ट है दोज हु हेल्प देमसेल्व्स, इसको सब्जेक्ट बनाएंगे। इसके बाद क्योंकि टेंस आपकी सिंपल प्रेजेंट है, सो देमसेल्व्स के साथ में आर का यूज़ हो जाएगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म तो हेल्प्ड हो जाएगा, और बाई के बाद आपका जो सब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट बन जाएगा। दोज हु हेल्प देमसेल्व्स आर हेल्प्ड बाय गॉड। देन नंबर 17 इज ही विल ऑब्जेक्ट टू माई प्रपोजल। सो यहाँ पर आपका ऑब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट है आपका माई प्रपोजल। सो ये आपका बनेगा सब्जेक्ट, और इसको बनाया गया है सब्जेक्ट सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन नंबर डी में। सो यही आपका करेक्ट हो जाएगा। बाकी जो ऑप्शंस हैं उनमें आपका सब्जेक्ट करेक्ट नहीं है। बाकी आप अगर और चीज़ देखें तो यहाँ पर आपका जो सेंटेंस है ये है विल, यहाँ पर यूज़ हुआ है, यानी फ्यूचर टेंस का सेंटेंस है। सो जब आप इसका पैसिव बनाएंगे वो भी फ्यूचर में बनेगा। सो ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सबसे पहले ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बना माई प्रपोजल, विल, हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी बी, वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्टेड, टू आपका आएगा क्योंकि आपका जो सेंटेंस है जो आपको दिया गया एक्टिव में वहाँ पर टू का यूज़ हुआ है, तो आप जब पैसिव बनाएंगे तो वहाँ पर भी ऑब्जेक्ट के साथ में टू का यूज़ करेंगे। इसके बाद बाय, और सब्जेक्ट का बन जाएगा ऑब्जेक्ट हिम। देन नंबर 18 इज ट्रांसफॉर्म इनटू एसर्टिव सेंटेंस। सो ट्रांसफॉर्मेशन में काफ़ी सारे क्वेश्चंस काफ़ी बार आ जाते हैं आपके एयरफोर्स एग्जाम में, सिलेबस के अंदर ट्रांसफॉर्मेशन है, सो हमें ये भी करना होगा। तो आज के सेशन में हम इसको एक क्वेश्चन को करते हैं। यहाँ पर आपको एक सेंटेंस दिया गया है, व्हाट अ स्टूपिड शी इज, एक एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस दिया गया है और आपको बनाना है इसको एसर्टिव यानी एक पॉजिटिव सेंटेंस। बट ध्यान रखिए कि सेंटेंस का मीनिंग चेंज नहीं होना चाहिए। अब अगर मैं बोलता हूँ व्हाट अ स्टूपिड शी इज, सो जब मैं ऐसा बोलता हूँ यानी मैं कहना चाह रहा हूँ कि वो कितना बड़ा बेवकूफ़ है, कितना बड़ा स्टूपिड है, ठीक है। सो आप जब इसको एसर्टिव बनाएंगे, जब सिंपल सेंटेंस बनाएंगे पॉजिटिव सेंटेंस, तो वो कैसे बन जाएगा, शी इज़ अ ग्रेट स्टूपिड। सो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। क्लियर, ए आपका गलत क्यों है, क्योंकि यहाँ पर देखिए यहाँ पर आया शी इज़ अ स्टूपिड। सो मैं कहना चाह रहा हूँ कितना बड़ा, ठीक है, तो यहाँ पर जो है बड़े के लिए यूज़ कुछ भी नहीं हुआ है, सो ए आपका नहीं हो सकता। बी ऑप्शन में वॉज का यूज़ हुआ है, इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ पर इज़ आया है, तो आप इज़ का ही यूज़ करेंगे। सो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। व्हाट अ स्टूपिड शी इज़ का एडजेक्टिव क्या बन जाएगा, शी इज़ अ ग्रेट स्टूपिड। देन डायरेक्शन 19 to 20 है एरर स्पॉटिंग। नंबर 19 इज नॉट ओनली डिड दे ऑफर हिम गुड सैलरी बट प्रोवाइडेड हिम विद द बंगला। तो यानी कि वो सिर्फ और सिर्फ उसे एक अच्छी सैलरी प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं, बल्कि उसको एक बंगला भी उन्होंने दिया है। सो यहाँ पर आपका केस बनता है कंजक्शन का, और कंजक्शन के अंदर आपने एक को रिलेटिव कंजक्शन पढ़ा है कि नॉट ओनली के साथ में किसका पेयर बनता है, बट ऑल्सो। सो यहाँ पर बट की जगह क्या हो जाएगा, बट ऑल्सो। क्लियर, सो बी पार्ट में आपका एरर है, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो गया। नॉट ओनली के साथ में बट ऑल्सो का यूज होता है। देन नंबर 20 इज राहुल इज ओल्डर देन हिज ब्रदर संजय बाय 8 years। सो यहाँ पर आपका एरर है,
ए पार्ट में ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट होगा। एरर क्या है वो समझ लीजिए। देखिए ओल्डर की जगह यहाँ पर आएगा एल्डर, ठीक है। ओल्डर एल्डर दोनों का मतलब क्या है, हम इनका यूज तब करते हैं जब हमें किसी को बड़ा दिखाना होता है, ठीक है। ओल्डर का मतलब बड़ा और एल्डर का मतलब भी बड़ा। बट ओल्डर का यूज हम करते हैं जनरली, जैसे मुझे किसी की भी बात करनी है, किसी भी पर्सन की बात करनी है तो हम ओल्डर का यूज करते हैं। बट अगर मैं बात करूँ अपने भाई बहन की, सिबलिंग्स की, ठीक है, अपने छोटे भाई बहन या फिर चाचा ताऊ, तो जो ये सिबलिंग्स होते हैं, ठीक है, भाई बहन जो होते हैं, भाई भाई या भाई बहन, इनमें जब आप छोटे बड़े की बात करें, जब फैमिली के अंदर छोटे बड़े की बात होती है सो वहां पर यूज करते हैं एल्डर। और जब बाहर के किसी पर्सन से कंपैरिजन हो रहा हो सो वहां पर यूज करते हैं ओल्डर। तो यहाँ पर कंपैरिजन किसके साथ हो रहा है, भाई के साथ हो रहा है। सो भाई के साथ जब कंपैरिजन होगा तो आप यूज करेंगे एल्डर। और दूसरी चीज, एल्डर के साथ में कभी भी देन का यूज नहीं होता, यूज किसका होता है, टू का। मैंने आपको बता रखा है काफी सारे वर्ड्स ऐसे हैं जिनके साथ में हमेशा टू का यूज होता है, जैसे जूनियर, सुपीरियर, इंफीरियर, उसी तरीके से एल्डर, सो इसके साथ टू का यूज होता है। यानी एरर क्या है, ओल्डर देन को रिप्लेस करना होगा एल्डर टू से। क्लियर, ए पार्ट में एरर है, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो गया। सो ये था आपका आज का प्रैक्टिस सेट। आई होप सभी क्वेश्चंस आपको समझ आए होंगे। फिर भी अगर कोई डाउट बचता है देन कमेंट बॉक्स इज योर्स, आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करूंगा। अब बात आती है आपके स्पेलिंग टेस्ट के क्वेश्चंस की। सो क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इक्विप्ड की सही स्पेलिंग बतानी थी। एंड 13 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रिवोल्यूशनाइज की स्पेलिंग बतानी थी। सो आज के सेशन में इतने रखते हैं। थैंक यू।